तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आपके प्यार की वजह से आज फिर आपके लिए कहानियां लाया हूँ। बस अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कहानियां सुनने से पहले आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश गौतम है। मैं अलीगढ़ में रहता हूं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत मेरी दीदी से होती है। साथियों लॉकडाउन के समय मेरी दीदी की शादी हुई थी। उस वक्त हम लोगों को यह बिल्कुल नहीं पता था कि शादी में भी ऐसा कुछ हुआ है। खैर जब शादी के बाद दीदी विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी तब रास्ते में अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी नील गाय से टकरा गई थी। आप यकीन कीजिएगा गाड़ी के आगे का शीशा पूरा निकल चुका था। पर खैर उस एक्सीडेंट में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उसका एक रीजन है, वो मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। फिलहाल दीदी अपने ससुराल में चली गई। वहां जाने के बाद 2 महीने तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। पर एक रात सासू मां की कॉल आती है। रात के ठीक 1 बजे वो बता रही थी कि रिंकी के सर में काफी तेज दर्द हो रहा है और तो और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। मां ने कहा कि उसको दवा वगैरह देके सुला दीजिए। बाकी कई सारी बातें हुई मगर इतनी रात को कोई करता भी तो क्या। खैर रात तो जैसे तैसे कट गई और फिर सुबह हुई। दीदी की सास ने दीदी से पूछा कि रात में तुम इतना क्यों चिल्ला रही थी। दोस्तों दीदी ने जो कहा उसको सुनने के बाद सबके होश उड़ गए। दीदी ने कहा कि मैं कब चिल्ला रही थी, मैं तो चुपचाप आराम से सो रही थी। इसके बाद सास ने उन्हें कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप वहां से चली गई। वो खुद हैरान थी कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। दिन बीतता गया, जैसे तैसे पूरा दिन निकला और रात का समय आया। मेरी दीदी और जीजा जी अपने रूम में सो रहे थे। पूरा माहौल एकदम शांत था। पर अचानक जीजा जोर से चिल्लाए और अपनी मां को बुलाने लगे। कहने लगे कि रिंकी मेरा गला दबा रही है, तो लगातार मुझे घूरे जा रही है। दोस्तों ये सुनने के बाद जब उनकी सास ने दीदी को देखा तो वो तो बड़े आराम से सो रही थी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शायद उन्हें समझ आने लगा था क्योंकि वो आगरा से 80 किलोमीटर आगे की है। हालांकि मुझे उस जगह का नाम तो नहीं पता। खैर जैसे तैसे वो रात भी निकल गई। जब सुबह हुई तो दीदी अपने रूम से नीचे उतर कर आई। उन्हें देखते ही सास ने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, तुमने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया था। फिर दीदी ने बताया कि वॉशरूम के पास सूखी सरसों पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि शायद आपसे गिर गई है तो मैंने उसको उठाया था। यह बात सुनते ही सासू मां ने कहा कि यह तुम्हें नहीं करना चाहिए था, यह तुमने क्या कर दिया। अगर वो पड़ी हुई थी तो मेरे को बुला लेती। मेरी दीदी चुपचाप वहां से चली गई और इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर वही रात का समय आया और दोबारा से वही सब हुआ। बस फर्क इतना था कि इस रात दीदी जीजा जी को देखकर हंस रही थी और अपने दांत भी दिखा रही थी। जीजा जी ने तुरंत अपनी मां को बुलाया। मां ने कहा कि तू दूसरे रूम में जाकर सो, इसके पास आज मैं सोती हूं। धीरे धीरे वो रात भी निकल गई। अगले दिन सासू मां ने गांव से एक भगत जी को बुलाया। वैसे मेरी दीदी का ससुराल नई दिल्ली संगम विहार में है। खैर जब भगत जी घर पर आए तो उन्होंने दीदी को देखकर कहा कि आपके घर में कुछ तो गलत है, जिसके लिए हमें एक बड़ी पूजा करनी होगी। सासू मां ने तुरंत पूजा के लिए हाँ किया। उन्होंने तुरंत हमारे घर से माता पिता दोनों को बुला लिया। सबके आने के बाद जब रात में पूजा शुरू हुई तो दीदी को पूजा में बैठाया गया। साथियों असली कहानी तो अब यहां से शुरू होती है, क्योंकि जब दीदी को बैठाया और मंत्र पढ़ने शुरू हुए तो अचानक उनको सुनकर दीदी बहुत खुश हो रही थी। मंत्रों के उच्चारण के बाद जब भगत ने दीदी से पूछा
कि बता तू कौन है। तो दीदी ने तुरंत जवाब दिया कि मेरे बहुत नाम है। दीदी ने 3-4 नाम बताए। भगत ने पूछा कि क्या ये सारे नाम एक ही आदमी के हैं? सामने से जवाब मिला, नहीं, हम 4 लोग हैं। भगत ने कहा कि इस पर कैसे आए? दीदी ने कहा कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमको यहां भेजा गया है, वो भी सरसों के जरिए, जो कि इसने उठाई थी। भगत ने कहा, बता तुझे किसने भेजा है? दीदी ने कहा कि ठीक तुम्हारे घर के सामने वालों ने। सासू मां ने भगत जी को कहा कि घर के सामने तो हमारे जेठ जी का घर है। उसी बीच दीदी ने कहा कि हाँ जी, तुम्हारी जेठानी है, उसी ने हमें एक बाबा के जरिए तुम्हारे घर भेजा है। सासू मां ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? दीदी ने तुरंत कहा, तुम लोगों के पास इतनी जमीन है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। तुम्हारी बहू इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी है, वो जलते हैं तुमसे। भगत ने कहा, तुम ये बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए, यहां से जाने का क्या लोगे? दीदी ने कहा कि हम इस लड़की के पति को मारने के लिए आए हैं, हमें इसीलिए भेजा है। भगत ने तुरंत कहा, तो अब तक क्यों नहीं मारा? दीदी ने कहा कि जब ये अपने घर से शादी के लिए जा रहा था तो हम सब भी इसके साथ गए थे, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हम शादी के अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि वहां बहुत बड़ी शादी हो रही थी, वो भी भगवान बौद्ध धर्म के हिसाब से। बस इसीलिए हम बाहर खड़े थे। जब पूरी शादी खत्म हुई तो ये सब के सब बाहर आ रहे थे। हम ठीक इनके साथ ही इनकी कार में बैठे थे। और तो और जो तुम्हारा रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था वो भी हमने ही करवाया था, पर हमारे में से एक ऐसा है जिसने इसको कुछ नहीं होने दिया, वरना ये तो कब के मर जाता। भगत ने कहा कि अच्छा ठीक है, जिसने इसकी जान बचाई है मुझे उससे बात करनी है। इसी बीच जब उसकी आवाज आई तो उससे पूछा गया कि तुमने इनको क्यों बचाया? दीदी ने कहा कि ये लड़की बहुत अच्छी है, ये किसी का बुरा नहीं चाहती। पहले मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है। मेरे परिवार वालों के पास बहुत जमीन थी, वो भी ठीक जीवर हाईवे के पास। हमें उस जमीन के बहुत पैसे मिलने वाले थे। इसी चक्कर में हमारे चाचा चाची ने खाने में कुछ मिलाकर मेरे माता पिता और मुझे मार डाला था। बस ठीक वहीं से हम चारों को बुलाकर लाई थी आपकी जेठानी। इसके बाद दोस्तों पूजा चल ही रही थी कि तभी जेठ जी भी आए। उन्हें देखकर दीदी ने उठकर उनकी ओर बहुत तेजी से लात मारी और कहा कि इतना सब करवाने के बाद यहां तू देखने आया है कि आखिर चल क्या रहा है? दोस्तों जेठ जी तुरंत वहां से निकल गए। इसके बाद पूरी रात पूजा चली और ठीक जब तक पूजा चली तब तक मां अकेले में रोए जा रही थी दीदी की ऐसी हालत देखकर। खैर पूजा खत्म होने के बाद दीदी एकदम से बेहोश हो गई। घर वालों ने दीदी को उठाया और उन्हें उनके रूम में ले जाकर सुला दिया। पूरा घर एकदम शांत था। भगत जी ने कहा कि यह सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, बस कुछ समय के लिए टाल दिया है। दोस्तों इसके 3-4 महीने तक दीदी ठीक रही, लेकिन फिर अचानक ये सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। खैर परिवार वाले एक बार दोबारा भगत जी के पास गए, मगर इस बार उन्होंने घर आने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उस समय कैसे भी करके ये सब कुछ शांत कर दिया था, लेकिन माफ कीजिएगा, इसको खत्म करना मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों कई लोगों से पूछने के बाद फिर एक मौलवी जी को बुलाया गया। मौलवी जी ने बताया कि ये सब कुछ अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि इस बार तो ये पूरी तैयारी करके आए हैं और तो और ये आपके बेटे को लेकर ही जाएंगे, मगर मैं कुछ करता हूं। इसके लिए 2 बकरे और 2 मुर्गे लेके आने होंगे। जीजा जी ने तुरंत कैसे भी करके इन दोनों चीजों का इंतजाम किया। इंतजाम होते ही एक खाली रूम में जाकर वहीं उन चारों की बलि दी गई। उन्होंने बेसमेंट में जाके वहां एक गड्ढा किया और वहीं पर चारों को गाड़ा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया, वो ये है कि जब मौलवी जी आए थे तो पिताजी को भी बुलाया गया था, क्योंकि मेरे पिताजी गुड़गांव में ही जॉब करते हैं। जब पिताजी आए तो पिताजी ने उनसे बात की जो कि दीदी के ऊपर था। पिताजी ने कहा कि क्यों तुम मेरी बेटी को इस तरह परेशान कर रहे हो? इसने तुम्हारा आखिर बिगाड़ा क्या है?
दोस्तों सच कहूं तो दीदी ने कहा कि तू तो अपना मुंह बंद ही कर ले, तुझे सब कुछ पता है, तूने भी अपने घर में कील ठुकवा रखी है, इसी वजह से हम तेरे घर के अंदर नहीं घुस पाते। पिताजी ने तुरंत कहा कि तुमको कैसे पता कि मेरे घर किला हुआ है? सामने से जवाब आया कि हम गए थे इसके घर जब ये अलीगढ़ गई थी घूमने के लिए, उस वक्त हम बाहर ही खड़े थे। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद कई सारी बातें पता चली। अपने ही अपनों के साथ ऐसा करते हैं, इस बारे में भी बहुत कुछ पता चला। पर खैर, हमने वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे, तब जाकर कहीं ये सब कुछ खत्म हो पाया। पर दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी कभी कभी दीदी के सर में दर्द हो जाता है, बॉडी में पेन रहता है, उन्हें डरावने सपने भी आते हैं। हालांकि वैसे तो दीदी ठीक है, मगर बस उनकी चिंता लगी रहती है, न जाने कब वो पूरी तरह ठीक हो पाएंगी। धन्यवाद, बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी प्रकाश गौतम की कहानी। दोस्तों कई बार कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जिसे जानने के बाद हम उन पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई में बिल्कुल काम नहीं आती। कानून अक्सर इन चीजों को नहीं मानता है। मगर अगर आपको ये सब कुछ सच लगता है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है लोग अपने फायदे के लिए दूसरों पर जादू टोना करते हैं। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम गौरव है, मैं आसाम से हूं। मेरे गांव का नाम झरगांव है, नियर ऑफ मयोंग। साथियों क्या आप जानते हैं, पहले मयोंग में ब्लैक मैजिक होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं रहा। क्योंकि मैं अभी जो आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं ये एकदम सच्ची स्टोरी है, जो कि मेरे पिताजी के साथ हुई थी। दोस्तों यही कोई साल 2018 की बात है, तब मैं फर्स्ट ईयर में था। ऐसे में मेरा कॉलेज मेरे गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर था, पर मैं उस वक्त पढ़ाई करने के लिए जागी रोड में रहता था। वैसे आपको बता दूं कि मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन थे, उनका खुद का वेल्डिंग का काम था। साथ ही साथ हमारा एक खेत भी था, कम से कम 15 बीघा। पिताजी ने खेत के काम के लिए 2 आदमी लगाए हुए थे। एक दिन की बात है, गांव के एक अंकल ने पिताजी को कहा खेतों में पानी डालने के लिए। साथ ही आपको बता दूं कि मेरे पिताजी एक हिम्मत वाले आदमी हैं। वो एकदम सीधे साधे थे, बिल्कुल बचपन से कोई नशा नहीं, बल्कि इन चीजों से दूर रहे। और तो और जैसे गांव में कई लोग पान खाते हैं, वो भी नहीं खाते। खैर उस दिन सैटरडे था, मैं भी शाम को ठीक जागी रोड से आया था। उस वक्त लगभग शाम के 4 बजे थे, और तो और हमारा गैरेज हमारे घर के सामने था, बिल्कुल मेन रोड के आसपास। पिताजी अपने काम को लेकर बहुत बिजी रहते थे। पिताजी ठीक दुकान 8 बजे बंद करके घर वापस आए। खाना खाने के बाद उन्हें ये याद आया कि खेतों में पानी देना तो भूल ही गए। वो ठीक खाना खाकर तुरंत खेतों में पानी देने चले गए। दोस्तों हमारे खेत के कोने में एक पेड़ था। उस पेड़ को हमारे गांव के लोग अच्छा नहीं मानते थे। तो ठीक रात के लगभग 11:30 बजे पिताजी पानी देने के लिए उस पेड़ के पास आ रहे थे। उस वक्त पता नहीं क्यों पर पिताजी को कुछ अजीब लग रहा था। उन्हें अजीब सी बदबू आ रही थी। एक बार को उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर मरा होगा। तभी अचानक पानी देते देते ऊपर से कुछ गिरा, ठीक उसी पेड़ से। पिताजी ने जब ऊपर की तरफ देखा तो उनको वो चीज दिखाई दी जो कि बहुत भयानक थी। उन्होंने देखा कि उस पर कोई बैठी है जो कि लगातार कुछ खा रही है। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे, शायद कुछ चबा रही थी। पिताजी तो उस वक्त 1 मिनट के लिए डर गए और चुपचाप जाम हो गए। पिताजी धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करने लगे कि तभी पिताजी को आवाज आई कि मैं तुझे मार डालूंगी। इसके बाद वो तुरंत भागने लगे। भागते भागते उन्हें अचानक वो उनके सामने दिखी। उसे देखकर वो एकदम से डर गए। पिताजी समझ चुके थे कि हो ना हो ये कोई चुड़ैल है। पिताजी चुपचाप खड़े रहे, लेकिन हुआ यूं कि वो उनका कुछ भी नहीं कर पाई। शायद पिताजी के पास हनुमान जी का लॉकेट था,
उस लॉकेट में छोटे छोटे अक्षरों में हनुमान चालीसा लिखी थी। पिताजी लगातार बस उन्हीं का नाम लेते रहे। किसी तरह वो घर पर पहुंचे। उन्होंने एक गिलास पानी मांगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, पिताजी उस पानी को एक झटके में पी गए और फिर मां को सारी बात बताई। इसके बाद मां ने कहा कि ऐसे शनिवार को कौन जाता है रात में। सच कहूं तो उस वक्त मां बहुत डर गई थी। और तो और अगले दिन सुबह सुबह पिताजी की तबीयत भी खराब हो गई। कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। तब जाकर मां ने फैमिली के पुजारी को बुलाया। पुजारी जी ने पिताजी को गर्म पानी में कुछ मिलाकर दिया। उसे पीकर पिताजी एक दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गए। फिर बाद में बाबा जी ने बताया कि तुम बच गए, उस चुड़ैल की हवा तुम्हें लग गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ। दोस्तों, इसके बाद से हमारी फैमिली बिल्कुल ठीक है। बाकी आर्या जी, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस स्टोरी को अपने चैनल पर ज़रूर डालोगे। वैसे आज तो मेरी ये पहली स्टोरी है, लेकिन मेरे पास ऐसी कई स्टोरी हैं जो कि जल्द ही मैं आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी गौरव के पिताजी की कहानी, जो कि आसाम में रहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है। मैं गोरखपुर से हूं। ये कहानी मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी, क्योंकि ये उनके साथ बीती एक सच्ची घटना है। दोस्तों, पहले हमारे गांव के पास एक पुल हुआ करता था। अक्सर रात के 6 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि अगर कोई वहां से जाता तो फिर वो जान से ही जाता था। पर क्या कर सकते हैं, एक दिन पिताजी को किसी जरूरी काम से उस रास्ते से जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने देखा कि एक पीपल के पेड़ पर कोई औरत बैठी थी। पिताजी को लगा कि सच में वहां कोई है। वो उन्हें आवाज देने लगे कि कौन है तू और यहां क्या कर रही है। सामने से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पिताजी वहां से जाने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो ठीक उनके पीछे आने लगी है। उसने पीछे से कहा कि मेरे साथ नहीं चलोगे, पर मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा कि चल, कहां ले जा रही है। पिताजी ने एक के बाद एक गंदी गंदी गालियां दी। उन्होंने लाठी उठाई और उसे जाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, वो तो शुक्र था भगवान का कि वो डरे नहीं, हिम्मत से काम लिया, क्योंकि कई बार इंसान इतना ज्यादा डर जाता है कि इस तरह की चीजें उस पर हावी हो जाती हैं। खैर, एक बार की बात है। ये बात मेरी शादी से पहले की है। उस वक्त मैं छत्तीसगढ़ सेक्टर 2 में रहती थी। उन दिनों नवरात्रि का समय था। दुर्गा जी की आरती थी, तो हम सभी लोग वहां गए थे। उस वक्त मैंने वहां देखा 1-2 लोगों को माता आ गई। ये सब देखकर सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे थे। उसी बीच जब मैंने हटने की कोशिश की तो पता नहीं क्यों, पर मैं हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे बांध दिया हो। साथ ही मेरी मौसी ने जब मुझे हटाना चाहा तो वो भी हिला नहीं पाई। एक तरफ आरती चलती रही और मैं एकदम मूर्ति की तरह बैठी रही। लेकिन जब आरती खत्म हुई तभी मैं ठीक हो पाई। पर उस वक्त पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इन सब चीजों के बाद मैंने जोरों से चिल्लाया। मैंने सबको पहचानने से मना कर दिया। वो पल बड़ा ही खतरनाक था। इसके बाद 2019 में मेरी शादी हो गई। फिर मैं गोरखपुर आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे घर में मेरी ननद के ऊपर दुर्गा जी आती हैं, लेकिन हर नवरात्रि में मेरा चिल्लाना, मेरा शरीर बंद हो जाना, ये सब होने लगा। हर बार यही सब होना, मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। बाकी वैसे मुझे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मगर अजीब तो लगता ही है। वैसे आपको बता दूं कि मेरे जीजा जी एक पुजारी हैं। वो इन सब चीजों को देखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि आखिर ये सब क्या है। पर 1-2 साल बाद हमारे घर की दुर्गा जी को मालूम चला कि मेरे अंदर एक प्रेत का वास था। और तो और उसके रहते घर में बहुत हादसे होने लगे। जब चीजें बिगड़ने लगी तो माँ ने किसी और दूसरे पुजारी को पूछा। वो पुजारी जब घर पर पहुंचे तो देखकर सब कुछ जान गए कि ये सब आखिर कैसे हुआ। उन्होंने तुरंत ही घर में पूजा रखवाई। उस पूजा में ननंद को भी बुलाया, घर की माता को वापस लाने के लिए। मेरी ननंद जरवारा हाथ में लिए मंदिर में गई। उसी वक्त मेरी दीदी के ऊपर
दुर्गा जी सवार हो गई। घर के सभी लोग दीदी को लाने लगे। उसी वक्त मेरे अंदर के प्रेत ने दीदी को गिराने लगा। वो लगातार गिराता रहा जब तक दीदी घर नहीं आई। फिर जैसे तैसे हम घर आए और दीदी ने पूरे घर में पूजा की। वो चुपचाप मंदिर में बैठ गई। इसके बाद मुझे बुलाया गया। मेरे आते ही मुझे दीदी के सामने बैठाया और पुजारी ने कुछ कुछ मंत्र पढ़े। पुजारी के ऐसा करते ही उस प्रेत ने मुझे जकड़ लिया। मैं बहुत चिल्लाई, हाथ पांव पूरी तरह से बंद हो गए। वो लगातार पूछते रहे कि तू कौन है और क्या चाहती है, लेकिन उस वक्त मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस चिल्लाए जा रही थी। फिर पुजारी ने मेरी दीदी से पूछा कि बताओ ये कौन है। दीदी ने तुरंत कहा, ये कोई औरत है, मैं इसे छू नहीं सकती, इसे मेरे घर से निकालो, ये हमारे घर को बर्बाद कर रही है। पुजारी ने उसी वक्त एक ताबीज दिया और बोला कि इसे कभी मत निकालना। तब जाकर कहीं चीजें काबू में आ पाई। वैसे बाकी सब तो ठीक है, घर में शांति भी हो चुकी है, मगर मेरा आप सभी से एक सवाल है कि जब भगवान के सामने भूत नहीं आ सकते तो मेरे अंदर का प्रेत भगवान के सामने कैसे आ जाता था? प्लीज आप सब बताना। मैं बस महेश सर की वजह से इस कहानी को आप तक पहुंचा पाई। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी खुशबू की कहानी, जिसमें उन्होंने अपने पिताजी की भी स्टोरी सुनाई और अपने खुद की आप बीती भी। दोस्तों, मेरी तरफ से तो उनका एक ही जवाब है। मैंने कई बार देखा और सुना है कि जहां प्रभु का वास होता है वहां ऐसी चीजें तड़पने लगती हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब भगवान हमारे सामने होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो उनका अपना एक दायरा होता है। उस दायरे में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब के सब मचलने लगते हैं। वैसे भी आपने कई बार सुना होगा कि जब इंसान की तबीयत खराब होती है या उसके ऊपर कोई हवा लग जाती है तो अक्सर बालाजी मंदिर में आखिर भगवान की मूर्ति देखकर इंसान क्यों नाच उठता है। ठीक उसी तरह इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बाकी आप सबका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि मेरे गांव की है और ठीक मेरे ही परिवार की है, जो कि रिश्ते में हमारी भाभी लगती है। एक बार की बात है, मेरी भाभी घास काटने गई थी। उन्होंने घास काटी और घर लौटी। इसके बाद उन्होंने नहाया और अपने घर में चली गई। नहा धोकर वो अपने बाल झाड़ने लगी, पर वो लगातार एक ही जगह पर बाल झाड़ती रही। उसी बीच जब उनके परिवार वालों ने देखा कि वो लगातार ऐसा करते ही जा रही है, तब जाकर उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पूरा दिन बीत गया और रात आई। तकरीबन यही कोई 10 बजे का समय था। उसी बीच अचानक उनके शरीर में कुछ हलचल सी होने लगी। एक तरह से वो पागलों जैसी हरकत करने लगी। बाकी आप लोग तो जानते ही होंगे कि जब भी कोई गांव में ऐसी हरकत करता है तो लोग इसका जिम्मेदार भूत प्रेत को ही मानते हैं। लोगों ने तुरंत ओझा को बुलाया और झाड़ फूंक करवाया। ओझा ने बताया कि इसके ऊपर कोई ब्रह्म है, ब्रह्म का साया है जो कि इसे परेशान कर रहा है। खैर, उस वक्त ओझा जी चले गए और उन्हें शांति भी मिली, मगर हमें नहीं मालूम था कि अगले दिन वो दोबारा ऐसे ही करेगी। खैर, ओझा जी घर पर आए और उससे पूछने लगे कि तू क्या चाहता है, इसे क्यों परेशान कर रहा है। उसने कहा, मुझे सामान चाहिए, मुझे दारू मुर्गा ये सब चाहिए, तो मैं चला जाऊंगा। ओझा ने कहा, ठीक है, ये सब कुछ ले ले और चुपचाप यहां से चला जा। दोस्तों, उसके बोलने के अनुसार उसे सब कुछ दिया गया, लेकिन वो फिर भी नहीं गया। हालांकि उस रात तो सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन इसके अगले दिन वो दोबारा उसे तंग करने लगा। वो खूब चिल्लाती रही, गोल गोल अपना सर घुमाती रही। ऐसा करते करते 8-10 दिन बीत गए और वो खत्म हो गई। घर वालों ने उसका क्रियाक्रम किया। इसके बाद कुछ दिन बीते और ठीक वो साया उसके पति के ऊपर आ गया। दोस्तों, उसके साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि उसका अचानक खाना पीना बंद हो गया। कुछ भी खाता तो गले से नीचे नहीं उतरता था, पानी भी पीता तो वापस बाहर निकाल देता। वो भी तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर मर गया। ऐसे करते करते उनका परिवार गुजर गया। आखिरकार उनका एक ही लड़का बचा, उनके बेटे के ऊपर आने लगी। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कहते हैं कि जो लोग
भूत प्रेत के चक्कर में या किसी अचानक एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु मरते हैं। कहते हैं कि ऐसे में जो मरता है वही भूत प्रेत ही बनता है। कई बार उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसी तरह कहीं ना कहीं उनके माता पिता को शांति नहीं मिली थी। शायद वो उनके बड़े बेटे के ऊपर आने लगे थे और उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। कई बार तो उनका लड़का बिजली की नंगी तार को अपनी दांतों से काट देता। पर हैरानी की बात तो यह है कि उसको करंट नहीं लगता था। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि शायद डिप्रेशन में चला गया है क्योंकि इसके माँ बाप गुजर गए हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं था। दूसरी तरफ वो एक लड़की से प्यार भी करता था और उससे शादी करना चाहता था। इसी तरह एक दिन की बात थी, उसने उस लड़की को फोन लगाया और कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। याद रखना, अगर तुमने मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सामने से उसे जवाब मिला कि तुम मरो चाहे जियो, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं किसी और से प्यार करती हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। दोस्तों, उसी रात को उस लड़के ने फांसी लगा ली। जब सुबह हुई तो लोग बोलने लगे कि दरवाजा खोलो। उस घर में वो अकेले ही सोया करता था। कुछ लोगों को डाउट हुआ कि यह दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। और तो और जब दरवाजा नहीं खुला तो ठीक मकान के पीछे की दीवार, जो कि काफी पतली थी, उसको तोड़ा गया। अंदर एक बच्चा दाखिल हुआ जिसने तुरंत दरवाजा खोला। दोस्तों, मैं भी उस समय वहां था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसने रुमाल में अपने आप को लटकाया हुआ था। वहां पर कुछ लोगों का कहना था कि शायद इसके माँ बाप की आत्मा ने ऐसा किया है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उस लड़की से प्यार करता था, इसीलिए उसने अपनी जान दी होगी। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यह खड़ा होता है कि आखिरकार सच्चाई क्या है आज तक, क्योंकि ये चीजें आज तक किसी को मालूम ही नहीं चल पाई। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी लक्ष्मण की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूं। ये कहानी मेरे नाना जी के साथ घटी थी और ये घटना जब की है जब मेरी माँ और उनके भाई बहन बहुत छोटे थे। और तो और ये घटना मुझे मेरी नानी ने बताई थी। खैर, नाना का घर अजमेर में है। मेरी माँ उस वक्त तकरीबन 5 साल की रही होगी। उस वक्त मेरे नाना जी की एक दूध की डेयरी हुआ करती थी। डेयरी पर दूध सुबह 4 बजे आया करता था। इसी वजह से डेयरी तक पहुंचने के लिए नाना जी को घर से 3 बजे निकलना पड़ता था। इसी तरह एक दिन की बात है, वो ऐसे ही ठीक रात को 2:30 बजे ही निकल गए। नाना जी अकेले चलते जा रहे थे। रास्ता बहुत ही सुंदर था। उन दिनों रास्ते पर ज्यादा घर भी नहीं हुआ करते थे। खैर, चलते चलते अचानक उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके पीछे कोई आ रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे एक औरत खड़ी थी जो कि ठीक उनके साथ चलने लगी। कुछ दूर आगे चलने के बाद वो उनसे पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो लगातार नाना जी से बात करने लगी, पर नाना जी बार बार उसे नजरअंदाज करने लगे। उनका मानना था कि उन्हें उस औरत पर पहले से ही शक हो गया था, क्योंकि भला कोई औरत रात के 2:30 बजे इस तरह बाहर क्यों आएगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इसके बाद वो औरत अचानक वहां से गायब हो गई। हालांकि उस वक्त नाना जी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, मगर जैसे जैसे समय बीता वो रोज उनकी डेयरी पर आने लगी। ये देखकर नाना जी परेशान हो गए, क्योंकि ये लगभग रोज का किस्सा हो गया था। एक दिन की बात है, नाना जी को उनकी मां ने इस बात का हल निकाल कर कहा। उन्होंने कहा कि एक जना रात को डेयरी पर ही रुकेगा, जिससे कि सुबह किसी को भी डेयरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, पर एक दिन नाना जी को अचानक बाहर जाना पड़ा। उस वक्त डेयरी पर रात को रुकने के लिए कोई भी नहीं था। बस यही सोचकर मेरी माँ और दोनों मामा वहीं डेयरी के अंदर सो गए। साथ में दादी भी थी। सोते सोते अचानक आधी रात को उनकी डेयरी पर बड़े बड़े पत्थर आकर लगने लगे। साथ ही दरवाजे पर बहुत आवाजें आने लगी, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। सर्दियों का समय था और आवाजें भी पड़ने लगी। दादी जी ने तुरंत अंगीठी जलाई, जिसके बाद उस आवाज का आना बंद हो गया। अब सुबह के 4 बज चुके थे। डेयरी के सामने दूध आ चुका था। हालांकि उस दिन के बाद से उस डेयरी पर किसी ने भी रुकना बंद कर दिया। दोस्तों,
इन सब चीज़ों के बाद यही कोई लगभग 15 दिन बीते होंगे, लेकिन नाना जी ने दूध की डेयरी को बंद कर दिया। नहीं मालूम कि आखिर वो औरत उनके पीछे क्यों पड़ी थी, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने उस रास्ते से जाना भी बंद कर दिया। वैसे आपको बता दूं कि मेरे नाना जी काफ़ी बहादुर इंसान हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। वो हर बार की तरह इन सभी का सामना बहादुरी से ही करते हैं। दोस्तों, मेरे पास और भी बहुत सी कहानियां हैं। अगर महेश सर इस कहानी को लाते हैं तो मैं ऐसी और भी कहानियां भेजती रहूंगी। धन्यवाद। आइए दोस्तों, आपको एक छोटे से किस्से की तरफ ले चलता हूं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं अमृतसर से हूं। मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है। एक बार की बात है, मैं एयरपोर्ट जा रहा था। मुझे अपने दोस्त को पिकअप करना था। उसका श्रीनगर का ट्रिप था। मैं ठीक रात के 2 बजे अपनी कार से जा रहा था। चलते चलते रास्ते में किसी औरत ने मुझे हाथ दिया। उस वक्त मेरी कार की स्पीड 100 थी। जब तक मेरी गाड़ी रुकती, मैंने जैसे ही कार को रोका तो कार थोड़ी आगे जाकर रुकी। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, जब मैंने बाहर उतरकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो खेत ही खेत थे। खैर, मैं दोबारा कार में बैठा और तुरंत वहां से निकल गया। मैं ठीक अपने दोस्त के पास पहुंच गया था। मैंने तुरंत अपने दोस्त को पिकअप किया और उसे लेकर वापस आने लगा। रास्ते में मैंने उसको ये बात बताई, पर मेरे दोस्त ने मेरा यकीन नहीं किया। खैर, चलते चलते ठीक उसी रोड और उसी जगह पर मेरा टायर पंचर हो गया। बगल के खेतों से बहुत डरावनी आवाज आने लगी। थोड़ी देर में हमने देखा कि एक बहुत डरावनी औरत, जिसके पैर उल्टे थे, हमारी तरफ आ रही थी। हमने तो कार को वहीं छोड़ा और वहां से भागने लगे। हम भागते भागते एक मंदिर के पास पहुंचे और उसके अंदर चले गए। जैसे ही हमने वापस मुड़कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। यकीन कीजिए, हम उस वक्त बहुत ज्यादा डर गए थे। हमने वो पूरी रात मंदिर में ही बिताई और सुबह होते ही निकले। बस यही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा फास्ट फूड का काम है शादी पार्टियों में। मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूं। एक बार की बात है, एक बार एक शादी का काम था। हम वहां मॉर्निंग में पहुंच गए थे। हमारा वहां रात का काम था, इसीलिए हमने वहां पहुंचकर रात की तैयारियां की। दोस्तों, आपको तो पता ही है, जैसे कि हम नाश्ता करने से पहले हैंड वॉश करते हैं, तो मैं ठीक वॉशरूम करके हाथ धोकर नाश्ता करने बैठा। उस वक्त मैं और मेरे साथ मेरे अंकल और उनका भाई था। नहीं मालूम उस वक्त ऐसा क्या हुआ, मेरे अंदर कुछ आया या पता नहीं, कुछ अजीब सा हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जबरदस्ती खाने को बोल रहा हो। बार बार मुझे आवाजें आ रही थी, मैं तुझे खाना खिलाऊं। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहां पर बड़ा सा हॉल था, रोटी सब्जियों से भरा हुआ था और कोई मुझे जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था। क्या थोड़ी देर बाद मैं रोने लगा। इसके थोड़ी देर बाद अंकल ने मुझे नहलाया, तब जाकर मैं नॉर्मल हुआ। नहीं मालूम कि उस वक्त मुझे अचानक क्या हो गया था। बस एक वही दिन था जो कि मेरा इस काम में आखिरी दिन था। मैंने अब फास्ट फूड का काम छोड़ दिया है। अब मैं एक डिलीवरी बॉय हूं। हालांकि मेरे साथ तो इतना ही हुआ, लेकिन एक किस्सा मेरे दोस्त की भाभी के साथ हुआ है। मैं एक दिन अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ था। वहां ठीक उनकी भाभी भी बैठी हुई थी। वो बता रही थी कि एक दिन वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। वो किसी शादी पर गए हुए थे। उस वक्त उनका गेट खुला हुआ था। दोनों बच्चे उन्हीं के साथ सो रहे थे। बार बार उनकी आंखें बाहर की तरफ देख रही थी। उसी बीच उनको अचानक एक औरत व्हाइट साड़ी में चलते हुए दिखाई थी। उसे देखकर वो तुरंत उठकर बाहर गई देखने के लिए, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो एकदम हैरान थी। वो चुपचाप वापस आकर दोबारा सो गई। वो उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि एक सवाल उनके बार बार मन में आ रहा था। हुआ यह था कि वो साड़ी वाली औरत जहां से निकली थी, उस जगह के आगे कुछ भी नहीं था। वहां बस एक दीवार थी। ये किस्सा 28/5/2023 का है, जो कि कोटा में केशवपुरा में हुआ है। खैर,
एक किस्सा मेरी बुआ के लड़के के साथ हुआ था। उस वक्त वो एक शॉप पर काम करते थे। वो लगभग रोज शॉप से 9:30 बजे तक घर आते थे। एक दिन वहां दोस्तों के साथ पार्टी करने लग गए, जिसके कारण पार्टी करते करते उन्हें रात के 12 बज गए। अब उनके शॉप से घर तक के रास्ते के बीच में एक कब्रिस्तान था। वो ठीक चलते चलते जब कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो उन्हें ठीक कब्रिस्तान के बाहर एक मुर्दा दिखा, जिसे देखकर वो वापस पीछे ही चले गए। वो चुपचाप अपने दोस्त के घर चले गए। इसके बाद वो सुबह घर आए तो उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। वो 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहे, तब जाकर कहीं उन्हें होश आया। होश में आने के बाद बुआ ने पूछा कि तुझे आखिर क्या हो गया था। तब जाकर उन्होंने बताया कि जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मैंने ये सब देखा। दोस्तों, इसके बाद बुआ ने वही किया जो हर इंसान अपने परिवार के लिए करता है। बाकी ये कहानी जयपुर की दुर्घटना है। बस ठीक इसी दुर्घटना के साथ साथ आपको हमारी आज की कहानियां कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपका हर कमेंट्स मेरे लिए एक प्रेरणा है। जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।